नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आप सबसे आज चर्चा करूंगा भारत और नेपाल के संबंधों के बनिस्पत और इसके भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मैं आपसे इस विषय पर विस्तार से बात नहीं करूंगा कि नेपाल का इतिहास क्या था, क्या है, क्योंकि नेपाल के विषय में इतिहास बहुत सारी किताबों में उपलब्ध है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। नेपाल के लोकतंत्र के बारे में बहुत जगह उपलब्ध है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अभी जो घटनाक्रम लिपुलेख प्रोजेक्ट को, भारत के लिपुलेख प्रोजेक्ट को लेकर हुई, उसको आप कहीं भी देख समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं ऐसी बातों की आपसे भारत और नेपाल के संबंध में चर्चा करूंगा जो चर्चा सामान्यतया नहीं होती और इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हम किसी समस्या या किसी बात की जड़ पर प्रहार नहीं करते, जड़ पर चर्चा नहीं करते, उसके मूल स्रोत पर चर्चा नहीं करते, तब तक हम समाधान तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच सकते। हमको भारत और नेपाल के विषय में बात करते समय कुल 8 बिंदुओं, 8 पक्षों पर अलग अलग तरीके से चर्चा करनी चाहिए। और यह चर्चा यदि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण अपनाकर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं उस लक्ष्य, उद्देश्य और समस्या के समाधान से विमुख होते हैं। पहला जो कारण है भारत और नेपाल को लेकर, वह भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर पहला और ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय जिसको हमको सबसे अधिक संज्ञान में लेना चाहिए, वह है कि भारत जब अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस उपनिवेश के समय नेपाल बहुत अधिक संगठित देश नहीं था। और संगठित देश न होने के कारण आज भारत और नेपाल के बीच जितना खुलापन है, ओपननेस है, लोगों के आने जाने को लेकर जो सहजता और सरलता विद्यमान है, लोगों के कामकाज को लेकर जो सहजता और सरलता विद्यमान है, इससे कई गुना अधिक सहजता और सरलता अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से और साइकोलॉजिकल दृष्टि से विश्लेषण करें तो आज की परिस्थिति का लगभग 11 गुना ओपननेस भारत और नेपाल के बीच, भारत जब उपनिवेश था तब था। और इस कारण अंग्रेज अपने ऐशगाह के रूप में, रिहायश के रूप में नेपाल और उसके बहुत सारे क्षेत्रों का उपयोग करते थे। और इस कारण नेपाल की सीमा, चाहे वो उत्तराखंड से जुड़ती हो, उत्तर प्रदेश से जुड़ती हो, सिक्किम से जुड़ती हो, पश्चिमी बंगाल से जुड़ती हो, चाहे जहां से भी जुड़ती हो, नेपाल की सीमा को लेकर और भारत की सीमा को लेकर अनेक बार आगे पीछे, उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना, ये अनेक बार ये प्रक्रम चलता था। और दोनों देशों के वार्ता के दौरान, वार्ता के बीच अंग्रेजों के जो सर्वेक्षक होते थे, उन सर्वेक्षकों की निगरानी में सर्वेक्षण होता था, भूभाग का निर्धारण होता था, फिर बदलता था। जैसे गांव और पास पड़ोस में 2 परिवारों और 2 भाइयों के बीच किसी बात को लेकर कोई तनातनी होती है तो कभी वो मांग करता है तो लेखपाल आके नापी कर जाते हैं, कभी वो एसडीएम के यहाँ दरखास्त देता है तो एसडीएम किसी लेखपाल कानूनगो को भेज के नापी करा देते हैं। अंग्रेज इसी प्रकार की हुकूमत भारत और नेपाल के बीच संचालित करते रहते थे। यह एक एंगल, एक दृष्टिकोण है और इसमें अंग्रेजों का अपना निहित स्वार्थ था। यह एक एंगल है जिस एंगल को दृष्टिगत रखते हुए हमको इस विषय में विचार और चर्चा करना पड़ेगा भारत और नेपाल के समाधान के लिए। और यह एंगल 1950 में समाप्त होता है जब भारत और नेपाल के बीच जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में संधि होती है।
और इस संधि को आप 1768 से लेकर 1850 के रेफरेंस में, क्योंकि अंग्रेजों का मोटा मोटा जो कार्य क्षेत्र है यह वही कालखंड है जिस कालखंड में अंग्रेज भारत में उपनिवेशिक स्थिति उनकी सर्वाधिक मजबूत थी और भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर अनेक प्रकार के मन में उनके जो भाव था अंग्रेजों के, उसके हिसाब से कूटनीतिक और राजनीतिक रणनीतिक चाल चलते थे। 1950 का जो संधि हुई भारत नेपाल के बीच, इस रेफरेंस में हमको एक दूसरे समीकरण पर, दूसरे एंगल पर, पहले एंगल की हमने चर्चा किया, दूसरे एंगल पर हमको चर्चा करना पड़ेगा। और वह एंगल है कि 1768 में वहां एक राजवंश स्थापित हुआ नेपाल में, पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में। और पृथ्वी नारायण शाह जी के नेतृत्व में जो वहां राजतंत्र स्थापित हुआ, वह राजतंत्र कमोवेश 1990 तक पूर्ण राजतंत्र के रूप में संचालित होता रहा और 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में संचालित होता रहा, 18 वर्ष तक ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के नेतृत्व में। और 2008 से अद्यतन वहां लोकतांत्रिक सरकार है और 2015 में जब वहां का संविधान आ गया तो उसके अनुसार वहां एक दूसरे प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई। लेकिन इस दूसरे एंगल पर विचार करते समय हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि वह क्या कारण था कि जो शाह वंश नेपाल का था, उस शाह वंश को मजबूर होकर थापा वंश को 1806 में व्यवस्था सौंपनी पड़ी। यद्यपि थापा वंश भी शाह वंश के अधीन ही कार्य कर रहा था, उनको अपना आला मानदंड मानता था, मालिक मानता था और उन्हीं के निर्देशन पर कार्य कर रहा था, लेकिन वह क्या कारण था जिसके नाते शाह वंश को मजबूर होकर थापा वंश को यह उत्तरदायित्व, यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। उन दोनों के बीच, शाह वंश और थापा वंश के बीच जो टसल था, जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था और आपस में नाइत्तफाकी थी, इस संघर्ष और नाइत्तफाकी के कारण क्या वह विशेषता, क्या वो बात थी, क्या वो पक्ष विपक्ष था जिसके कारण शाह वंश को, थापा वंश को वहां की व्यवस्था सौंपनी पड़ी? वह क्या कारण था कि दामोदर पांडे जब वो राजतंत्र बना तो प्रधान जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री वहां के थे दामोदर पांडे 1768 में, उनका पृथ्वी नारायण शाह के साथ किस प्रकार का संबंध था और उस संबंध के कारण दामोदर पांडे किस प्रकार थापा वंश को लेकर उनके मन में नकारात्मक या सकारात्मक बीज बोया उन्होंने, यह विषय विचार का बहुत गंभीरता से उसकी तह में और गहराई में जाकर आकलन करने का है। और फिर इससे आगे बढ़कर 1806 में जब पुनः एक रिएक्शन और खड़ा हुआ और थापा वंश थोड़ा कमजोर हुआ, तो वह रिएक्शन राणा वंश के रूप में आया और वह राणा वंश जो आया वह शाह वंश पर एक दूसरे प्रकार का दबाव बनाने लगा और उस दबाव के कारण फिर राणा वंश वहां प्रभाव में आया और शाह वंश को वही उत्तरदायित्व जो उसने थापा वंश को दिया था, वही उत्तरदायित्व उसने फिर राणा वंश को दिया नेपाल में, उस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए। और पुनः 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, वहां एक घटना घटित होती है और फिर से वहां नेपाल में शाह वंश वापस आ जाता है। यह जो वापस आता है, इस समीकरण दूसरा एंगल है, शाह वंश, थापा वंश, राणा वंश, पुनः शाह वंश और आखिर में जब 1990 से वहां संवैधानिक राजतंत्र शुरू होता है, संवैधानिक राजतंत्र
की समाप्ति ज्ञानेंद्र वीर विक्रम साहजी के साथ होती है और उस समय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री, आखिरी प्रधानमंत्री होते हैं राजतंत्र के। उस राजतंत्र के पहले प्रधानमंत्री दामोदर पांडे पृथ्वी नारायण शाहदेव के साथ और आखिरी प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी के साथ। यह दूसरा एंगल है जिस एंगल को समझकर नेपाल के विषय में भारत को और भारत के शासन व्यवस्था को विचार करना पड़ेगा और तदनुसार यदि भारत निर्णय लेगा तो इस समस्या के अस्थायी समाधान तक भारत अनिवार्य रूप से पहुंचेगा। एक तीसरा पक्ष है नेपाल का और वह तीसरा पक्ष पूरी तरह भौगोलिक और भू राजनीतिक पक्ष है और उस पक्ष का संबंध 2015 में जब वहां संविधान लागू हुआ उस संविधान से जोड़कर आपको देखने की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि नेपाल पहले कुल 14 क्षेत्रों में विभक्त था, 14 अंचल थे उसके और वो 14 अंचल 75 जिलों में विभक्त था नेपाल। और जो विभाजित था नेपाल उसके 14 अंचल 75 जिलों में विभाजित थे। वहां के संविधान के आने के बाद नेपाल 7 प्रोविंस यानी 7 राज्यों और 78 जिलों में विभक्त हुआ। और जो अंचल की संरचना थी वहां के एथनिक कम्युनिटी, वहां की समुदाय, वहां की जीवन शैली, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां की लोकल बोलियां, वहां के आचार विचार संस्कार रीति रिवाज के अनुसार संचालित होते थे वो 14 अंचल। और उन अंचलों के नाम उसको सीधे सीधे डोनेट करते थे, सीधे सीधे प्रस्तुत करते थे। अब जो राजनीतिक समीकरण दुनिया से जुड़कर नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया और 7 राज्य बना दिए और उन 7 राज्यों को 3 नए जिले बढ़ाकर 78 जिलों में बदल दिया, उसके कारण नेपाल का ताना बाना बहुत बदल गया। और आप पूरब सिक्किम से लेकर जब पश्चिम की तरफ आप जाएंगे उत्तराखंड तक तो जो उसके 14 अंचल थे नेपाल के, उन 14 अंचलों की आप चर्चा वार्ता यदि करेंगे तो आप कैसे वे अंचल वहां की जैसे उत्तर प्रदेश में आप बुंदेलखंड कहते हैं, बघेलखंड कहते हैं, आप सरयू पार प्लेन कहते हैं, मिथिलांचल कहते हैं, भोजपुर प्रदेश कहते हैं, तो यह अपने आप में उस क्षेत्र की सारी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। और उन विशेषताओं के आलोक में आप वहां की अच्छाई बुराई करके सटीक और सुंदर निर्णय ले सकते हैं। नेपाल में यह परिस्थिति पहले थी, लेकिन वैश्विक जो नेपाल के नकारात्मक घटनाक्रम घटित हुए उसके कारण नेपाल ने जो अपना संविधान बनाया नया, उसमें 7 राज्यों में विभक्त किया, वह बहुत ही नेपाल की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से ही बहुत बुरा हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 14 अंचल कौन थे। मेची, पूरब से आप शुरू करिए, पूरब से वो अंचल सिक्किम से आरंभ होता है। मेची, कोसी, आप ध्यान से नाम सुनिए, वो नाम कैसे वहां की वास्तविकता को डोनेट करते हैं ऑटोमेटिकली। उसमें से किसी एक से आप अगर जुड़े होंगे, थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते होंगे तो आप ठीक से समझ पाएंगे। मेची, कोसी, सागरमाथा, जनकपुर, वागमती, नारायणी, गंडकी, धवलागिरी, लुम्बिनी, राप्ती, करनाली, भेरी, सेती और महाकाली। अब ये जो 14 नाम हैं, ये 14 नाम अपने आप उस वस्तु स्थिति को प्रकट कर देते हैं, अपने आप उस वास्तु स्थिति को बता देते हैं। और ये ठीक वैसे ही बताते हैं जैसे किसी राजा का नाम यदि पृथ्वीपति हो तो आप सहजता से उस नाम का,
उस राजा के गुण से तादाद में स्थापित कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम से 1 डिसमिल भी जमीन न हो और उसके पिता ने उसका नाम पृथ्वीपति रख दिया, तो वह उन दोनों के व्यक्तित्व का यानी नाम का उस व्यक्तित्व के साहचर्य से कोई संबंध ही नहीं बनता, उन दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित ही नहीं होता। और जब संबंध स्थापित नहीं होता तो सुनने वाले के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। वही भ्रम उत्पन्न हुआ है इस समय नेपाल में, जो 7 राज्य बना दिए गए 14 अंचलों को छिन्न भिन्न करके और 78 जिलों में बांटकर। यह नेपाल का तीसरा एंगल है जिसको हमको आप सबको समझने की बहुत सशक्त आवश्यकता है। नेपाल को समझने, जानने और समस्याओं के अंतिम समाधान तक पहुंचने के लिए जो नेपाल के भी हक में है और भारत के भी हक में है, वह एक चौथा महत्वपूर्ण कारण है। उसको आप ठीक से समझना चाहिए व्यक्ति को कि जब हिमालय का आप विभाजन करते हैं, हिमालय का जब भौगोलिक क्षेत्रीय विभाजन करते हैं, तो हिमालय का जो सबसे उत्तरी इलाका है उसको हम महान हिमालय कहते हैं और उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री या महान हिमालय, सबसे उत्तर का इलाका जो तिब्बत से सीधा सीधा जुड़ता है, नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक आता है, और जहां आपका पामीर की गांठ शुरू होती है, लेह लद्दाख का आपका इलाका है, अक्साई चीन का इलाका है, पीओके का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वो सारे इलाके उस इलाके में आते हैं जिसको महान हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र से नेपाल का कोई संबंध नहीं है। उसके बीच में बाद में आता है वो है मध्य हिमालयी क्षेत्र। वह मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है नेपाल का, वह मध्य हिमालय का आंशिक हिस्सा नेपाल के उत्तरी क्षेत्र को कवर करता है। और जब उत्तरी क्षेत्र को कवर करता है तो वह क्षेत्र हिमालय, नेपाल का हिमालयी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद शिवालिक रेंज आता है, नेपाल का तीसरा पार्ट शिवालिक रेंज या लघु हिमालय। इस लघु हिमालय में नेपाल का 2 भाग पड़ता है, एक मध्य नेपाल और दूसरा नेपाल का मध्येसी क्षेत्र जिसको आप तराई क्षेत्र कह सकते हैं। यह जो लोकेशनल अवस्थितिगत नेपाल का 3 भाग उत्तर से दक्षिण दिशा पतली पेटी के रूप में है, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक 3 भाग आप कर दीजिए पतली पेटी में, पतली रेखा में, तो ऊपर है नेपाल का मध्य हिमालयी क्षेत्र, बीच में है शिवालिक क्षेत्र या लघु हिमालयी क्षेत्र, और तीसरा है तराई क्षेत्र या मधेसी क्षेत्र। इस दृष्टि से यह चौथा एंगल है जिस एंगल के कारण आपको नेपाल को ठीक से समझने और जानने की आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यकता है कि तिब्बत के माध्यम से जो नेपाल का ऊपरी हिमालयी क्षेत्र है, पहला क्षेत्र, उस पहले क्षेत्र से सीधा सीधा जुड़ने के लिए चीन आतुर है, व्याकुल है। और जो कराची से लेकर नंगा पर्वत होते हुए नमचा बरवा तक जो उसने ट्रायंगल बनाया है, जो एक यू शेप में कॉरिडोर बनाया है चीन ने, उस कॉरिडोर से वो सीधा उस भाग से होते हुए काठमांडू तक अप्रोच करने की लगातार कोशिश कर रहा है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के माध्यम से। यह एक चौथा एंगल है जिसके माध्यम से हमको उस बात को समझने की जरूरत है। एक 5वां एंगल है नेपाल को समझने और जानने के लिए, और वो 5वां एंगल क्या है? नेपाल में एथनिकली यानी समुदाय की दृष्टि से, प्रजातियों की दृष्टि से 3 प्रकार के लोग नेपाल में मोटे तौर पर रहते हैं। सबसे ऊपर जो रहते हैं, मिला जुला तो हर स्थान पर सभी हैं, लेकिन बहुतायत में जिस क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, सबसे ऊपरी इलाके में नेपाल के गोरखाली रहते हैं, गोरखा।
दूसरे मध्यवर्ती हिस्से में नेपाल के मूल नेपाली रहते हैं और तीसरे निचले तराई बेल्ट में मधेसी रहते हैं और उस मधेसियों में भारत के अधिकांश लोग रहते हैं। यानी नेपाल के लोग उन्हीं को मूल भारतीय मानते हैं। यानी सबसे ऊपर गोरखाली, नेपाली, भारतीय या उनको आप मधेसी कहते हैं। मधेसी नेपाल के सेंस में उसकी एक अलग व्याख्या बनती है, जिस व्याख्या में हम अभी आप नहीं जाएंगे। इनके जो एथनिक ग्रुप हैं, इन एथनिक ग्रुपों का आपसी जो साहचर्य है और उन साहचर्य में जिन लोगों के द्वारा भेद पैदा किया जाता है, समस्या खड़ी की जाती है, गोरखाली नेपाली के बीच, नेपाली मधेसी के बीच, मधेसी गोरखाली के बीच, मधेसी मधेसी के बीच, नेपाली नेपाली के बीच और गोरखाली गोरखाली के बीच, यह स्वयं नेपाल, भारत के वामपंथी लोग और चीन के साम्यवादी और माओवादी लोग लक्ष्य करके इनके बीच संघर्ष का वातावरण खड़ा करते हैं। और यह संघर्ष का वातावरण डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर वो करते हैं। मधेसियों में कुछ को बताते हैं कि नहीं, ये मधेसी ऐसे हैं जो मूलतः नेपाल के हैं, ये भारत से नहीं आए हैं। ये नेपाली ऐसे हैं जो मूलतः भारत के हैं, नेपाल इनका मूल स्थान नहीं है। एक ऐसे गोरखालियों को बताते हैं कि गोरखाली मूलतः कौन यहाँ का है, कौन वहाँ का है। उन सब में बाइफर्केशन जानबूझकर पुष्पदल प्रचंड कमल का जो पूरा का पूरा तंत्र, नेटवर्क और राजनीति है, वह भारत के कम्युनिस्ट पार्टियों और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर पूरा जो तंत्र, इसी पर काम करके और नेपाल को भारत के विरुद्ध भड़काने और कार्य करने के लिए पूरा षड्यंत्र, सरंजाल और नेटवर्किंग वहां नेपाल में किया है। और भारत के विरुद्ध जितना भी विरोध है, जितना भी नकारात्मक वातावरण है, वह इस पांचवें दृष्टिकोण के कारण है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक छठवां दृष्टिकोण है नेपाल को लेकर। वह छठवां दृष्टिकोण यह है कि पुराने आंकड़े के अनुसार लगभग 60 लाख, लेकिन वर्तमान आंकड़े के अनुसार वास्तविक जो आंकड़ा है लगभग 84 लाख नेपाली, गोरखाली और मधेसी, ये तीनों मिलकर, भारत में हम सबको नेपाली ही समझते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर भारत में कहाँ रहते हैं? रामपुर से लेकर किशनगंज तक, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई बेल्ट में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में, आसाम में, मेघालय में और मणिपुर में 99% गोरखाली, नेपाली, मधेसी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र, सिक्किम, आसाम, मणिपुर और मेघालय, जो नाम मैंने 99.9% मधेसी, नेपाली और गोरखाली, ये तीनों यहां निवास करते हैं। इनके परिवार, इनके लोग, इनके रिश्तेदार, इनका जो पूरा ब्लड रिलेशन के लोग हैं, वो भी लगातार नेपाल में, उत्तरी नेपाल में, मध्य नेपाल में और निचले नेपाल में रहते हैं। वहां से लगातार इनका संबंध और तादात्म्य स्थापित है। यह पांचवा एक ऐसा एंगल है जिस एंगल के नाते चौथे एंगल के लोग, छठा एंगल ऐसा है कि पांचवें एंगल के लोग पुष्पदल प्रचंड और उनसे जुड़े हुए लोग इस एंगल का, उनमें आपसी बंटवारे और फूट डालने का एक व्यापक आधार लेकर चलते हैं और उस आधार पर उनको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होती है। और वह सफलता उनको जो प्राप्त होती है, वह वहां के लोगों को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि यदि भारत का व्यापारिक संबंध बंद हो गया, क्योंकि आधे के लगभग व्यापारिक पूरी गतिविधि नेपाल की भारत पर निर्भर है, अगर भारत से यह संबंध बंद भी हो गया तो नेपाल चीन पर निर्भर रह के बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकता है।
ये छठा एंगल है जिसको हमको टटोलना और जानना पड़ेगा। और इस नाते नेपाल में जो भारत विरोधी एक पूरा कैनवस है, एक पूरा तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है, और जिसको भारत के वामपंथी नक्सली माओवादी प्रश्रय देते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के माओवादी उसको सहयोग प्रदान करते हैं, वह एक छठा एंगल है जिस पर हमको सच्चाई में जाकर गहराई से इसकी तफ्तीश करके छानबीन करके इसका समाधान करना पड़ेगा। एक सातवां पक्ष है नेपाल को समझने और समस्याओं के समाधान का, और वो पक्ष है कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, इन इलाकों से अंग्रेजों के काल में व्यापार करने की दृष्टि से मध्य नेपाल में और निचले नेपाल में, यानी शिवालिक मधेसी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में व्यापारी वर्ग भारत के बहुतायत में गए, और जाने के बाद वहां उन लोगों ने अपना व्यापार अच्छे से स्थापित कर लिया। कुछ वहां बस गए, कुछ ने वहां से अपना संबंध हिंदुस्तान में जारी रखा, कुछ ने अपना संबंध पूरी तरह समाप्त कर लिया। ये ठीक उसका रिवर्स पैटर्न है। जो नेपाली भारत, जो गोरखाली नेपाली और मधेसी भारत के हिस्से में रहते हैं और नेपाल में अपने पुराने संबंध को बनाए हुए हैं, ठीक वही स्थिति नेपाल के, भारत के वे लोग जो नेपाल चले गए व्यापार, वाणिज्य, अन्य गतिविधियों संचालित करने के लिए अंग्रेजों के पीरियड में, और भारत से अपना संबंध बनाए हुए। यानी पांचवा एंगल जो तोड़ फोड़ का है, बांटने का है, लड़ाने का है, माओवादी हिंसा करने का है, उस पांचवें एंगल को छठे और सातवें एंगल के द्वारा समर्थन और सहयोग प्राप्त होता है। इस नाते जो आठवां दृष्टिकोण है, वह आठवां दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है, और वह इन सातों का बहुत ठीक ठीक व्यवस्थित विवेचन करता है कि नेपाल अब अपने उन क्षेत्रों को, जो क्षेत्र अंग्रेजों के समय में और शाह, थापा एवं राणा खानदान के शासन के समय उनकी सीमा रेखा घटती बढ़ती रही है। कभी नेपाल का कोई हिस्सा भारत में, कभी भारत का कोई हिस्सा नेपाल में होता रहा। अनेक बार सर्वेक्षण अंग्रेजों ने कराया, उस सर्वेक्षण में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। वे परिवर्तन वहां के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान के आधार पर होते रहे। उन परिवर्तनों को लेकर नेपाल हमेशा दुविधा में, डायलेमा में रहता है, और वह जो सर्वाधिक क्षेत्र जिससे प्रभावित होता है, कवर करता है, उस क्षेत्र को अपना पुराना क्षेत्र मानकर वह भड़काने का कार्य माओवादी नेपाल को करते हैं, आस्था के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। यानी पांचवा जो कारण है, वह कारण महत्वपूर्ण कारण है। छठा एथनिक यानी समुदायगत, जातिगत, प्रजातिगत भेद नेपाल से, जो भारत से संबंधित होते हैं, उसके कारण पांचवें को प्रमोट करता है। भारत के जो लोग नेपाल में हैं, वो सातवां कारण है जो उस पांचवें तोड़ने वाले षड्यंत्र को, वामपंथी और माओवादी षड्यंत्र को प्रश्रय देता है। और सातवां क्षेत्रफलगत जो कुंठा है नेपाल की, उसके कारण भारत के उस पांचवें माओवाद और वामपंथ के उस पांचवें षड्यंत्र को प्रोत्साहित करता है, प्रश्रय देता है। और इसलिए नेपाल की जो वर्तमान जनसंख्या कुल नेपाल में इस समय रहती है, मोटे तौर पर ±10% आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट बहुत होता है। 2,64,00,000 नेपाल की कुल जनसंख्या वर्तमान समय में है। नेपाल का जो कुल क्षेत्रफल है 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब है कि भारत का लगभग 1/27वां हिस्सा नेपाल है, यानी भारत का लगभग एक राज्य है।
और इन सभी के 8 एंगल के आलोक में नेपाल को चीन और भारत के वे माओवादी, नक्सलवादी और वामपंथी जो चीन के संपर्क में रहते हैं, वह यह लगातार समझाने में लगे हुए हैं कि भारत नेपाल का हित नहीं चाहता। भारत नेपाल की सीमाओं से खेलना चाहता है। और इसीलिए जब नेपाल में पिछले 4-5 वर्ष पहले व्यापक और बड़े पैमाने पर भूकंप आया था और भारत के द्वारा दिए गए सहयोग पर निर्भर हो गया था 100%, उस समय वह सहयोग लेने के लिए चीन के दबाव में नेपाल मना कर रहा था। वहां के लोग भूखे प्यासे नंगे होकर परेशान थे, दम तोड़ रहे थे, दिक्कत में थे, समस्या में थे, लेकिन नेपाल वो सहयोग नहीं ले रहा था। ट्रकों में सामान भरकर पहाड़ी ढलानों पर, सड़कों पर खड़े थे, लेकिन वो सहयोग उतर नहीं रहा था। बहुत कुछ सड़ गया, बर्बाद हो गया, बरसात हुई, बह गया, नुकसान, व्यापक हानि हुई, लेकिन उसने उसको प्राप्त नहीं किया। नेपाल को हमको समझने के लिए, जानने के लिए और समाधान तक पहुंचने के लिए हमको केवल तात्कालिक लिपुलेख प्रोजेक्ट जो भारत का है, केवल उसी के आलोक में इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है। हमको इन 8 एस्पेक्ट को लेकर, इन 8 पक्षों को लेकर, इन 8 विषयों को लेकर गहराई में जाकर, इसके अस्थायी समाधान में जाकर, कूटनीतिक रणनीतिक योजना बनाकर, अपने 8-10 बहुत सघन डिप्लोमेट लगाकर नेपाल को समझाना पड़ेगा। और उसके जो 14 क्षेत्र हैं, अंचल पुराने, उन अंचलों में अपनी गतिविधियां सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बढ़ानी पड़ेगी। यदि नेपाल वास्तव में भारत रहने देना चाहता है तो। और इसलिए इसी माओवाद और इसी नक्सलवाद ने भारत का अस्थायी विरोधी बनाने के लिए नेपाल में आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा तराई बेल्ट में रामपुर से लेकर किशनगंज, अररिया तक बनाने की एक सुनियोजित योजना बनाई, अड्डे बनाए, पाकिस्तान को प्रश्रय दिया और पाकिस्तान वह गतिविधि और षड्यंत्र पूरी तरह संचालित करता है। आज भी वे अड्डे हैं, वे गतिविधियां हैं। नेपाल में गरीबी है और वह गरीबी नेपाल के भारत के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी चीन के कारण उपजे दृष्टिकोण के कारण है। वहां के लोगों की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इसलिए चीन प्रश्रय देता है, धन का प्रलोभन देता है, वो धन वहां जाता है। इसलिए स्थानीय लोग उन आतंकवादी गिरोहों को सहयोग और संरक्षण भी प्रदान करते हैं। वे उनका दुरुपयोग भी करते हैं, उनके घरों में बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, दिक्कत और परेशानी के कारण वह उनसे न तो उलझ सकते हैं और न तो अब वापस उस स्थिति से आ सकते हैं, अनटिल और अनलेस, जब तक कि भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नेपाल के उन 14 अंचलों को फोकस करके नेपाल के उद्धार और कल्याण के विषय में विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाता है। नेपाल और भारत के संबंध में इस व्यापक दृष्टिकोण पर चर्चा, वार्ता, चिंतन, मनन पूरे भारतीय नागरिकों को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, सिक्किम के लोगों को करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और इसके अस्थायी समाधान तक यदि भारत अपेक्षा करता है तो हमको सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग भी प्रदान करना पड़ेगा। हम कल इन सब आलोक में, बीते हुए कल में मैंने भारत और नेपाल के संबंधों की आपसे विस्तार से चर्चा किया था। आज भारत नेपाल के उन मूलभूत बातों पर मैंने विस्तार से चर्चा किया। उसके बाकी चीज़ों पर जो सब जगह उपलब्ध है उस पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत विस्तार से बातें आनी पड़ेगी, कई घंटे का समय लगेगा। कल हम आपसे भारत और चीन को लेकर बहुत मूलभूत
वास्तविक चीजों को लेकर, जो वास्तव में आधारभूत कारण हैं, उनकी हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे और आपका मंतव्य जानने की कोशिश करेंगे। हमारा यह फेसबुक पेज है जिस पर हम लाइव प्राय आते हैं। इस फेसबुक पेज को आप लाइक करके अस्थायी रूप से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी सामग्री, सूचना, बात, चिंतन के बिंदु प्राप्त होंगे। आप हमें भी उचित सलाह भी दे पाएंगे। इसलिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करके आप इससे अस्थायी रूप से जुड़ें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे और अगले वीडियो में कल हम आपसे पुनः उपस्थित होंगे। मिलने के लिए भारत और चीन के संबंधों को लेकर विस्तार से आप सबसे चर्चा करेंगे। इतना निवेदन करते हुए मैं कौस्तुभ नारायण मिश्र आज की अपनी बात पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।